हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए, या फिर आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो करनी है। देखो, इग्नू में जब भी आपका क्वेश्चन पेपर तैयार होता है ना, तो वो सारी जो मतलब बुक में जितने भी यूनिट्स होती है ना, उन सब से आपका पेपर नहीं आता है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 यूनिट से ही आपका पूरा पेपर बनता है। जैसे कि अगर हम दिसंबर 2023 और जून 2024 के PYQ हम करने वाले हैं, तो उसमें एक कॉमन चीज़ है कि दोनों ही पेपर में, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, मॉर्निंग शिफ्ट हो या फिर आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट हो, दोनों ही पेपर में आपके यूनिट 1 से लेके और 7 तक ही पूछी गई है। लेकिन आपकी MPSC 007 की बुक में टोटल 17 यूनिट्स है। तो क्योंकि दिसंबर में भी सेम यूनिट्स आए, जून में भी सेम यूनिट्स आए, तो हम यूनिट 1 to 7 ज़रूर कवर करेंगे, सारे PYQ देखेंगे, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जितने भी आपकी रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं उन सब से। 1% मान लो कि यूनिट 1 to 7 में से नहीं आकर यूनिट 8 से 17 के बीच आ जाता है, तो क्योंकि टाइम कम है हम सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं कि यूनिट 8 से लेकर 17 तक जितने भी यूनिट है, हर यूनिट में से कोई एक ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं जिसके अराउंड पूरा चैप्टर हो, पूरी यूनिट हो, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, जो कि आएंगे, तो फिर आप एकदम ब्लैंक ना रहो, आपके पास कुछ हो कि आप बना के लिख सको। ठीक है, तो आपको ये सारी वीडियोस देखनी है, सारी वीडियोस टाइम पे आप तक पहुंचाना हमारा काम है और आपका काम है अभी सब्सक्राइब करना। ठीक है, और साथ ही जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, कॉलेज ग्रुप्स हैं, या फिर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सब तक इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तो है, एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रियलिटी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एक देश कितना ग्रो हो रहा है, वहाँ के लोग कितने ग्रो हो रहे हैं हर तरीके से, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस, हर चीज़ में, और उसकी वास्तविकता क्या है, कि रियलिटी क्या है। ठीक है, साथ ही देखेंगे सोशल मूवमेंट्स का क्या रोल है इसके अंदर। राइट, सो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ वे टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल वेलबींग, focusing on health, education and income. In India, social movements have played an important role in improving these aspects of people's life. देखो, कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक तरीका होता है जिसमें हम एक देश का पूरा ओवरऑल वेलबींग देखते हैं। क्या चीज़ पे फोकस करते हैं? एक देश की हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और इनकम के ऊपर। यहाँ पे देश का मतलब है कि उस पूरे देश के जितने भी सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, जो भी लोग हैं, उन सबके लिए। ठीक है, सो इंडिया के अंदर जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपना HDI को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, कैसे? देखो, HDI के बेसिक क्या होता है, हम कैसे एक देश को बता सकते हैं कि उसकी उसमें जो है एजुकेशन कैसी है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोगों की हेल्थ कैसी है। ठीक है, तो पहला जो हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब है कि एक देश के अंदर लोग कितनी एवरेज एज तक मतलब जी पा रहे हैं। सो इट मेजर हाउ लॉन्ग पीपल लिव, इंडिकेटिंग द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। मान लो कोई देश है जिसमें लोग 40 के बाद जी ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि या तो वहाँ पर पॉवर्टी है, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, मेडिकल शॉप्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, तभी तो लोग नहीं जी पा रहे हैं, है ना। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हमें पता चलता है कि कैसी वहाँ पे लोगों की हेल्थ है। इसके अलावा एजुकेशन, सो इट लुक्स एट लिटरेसी रेट एंड ईयर ऑफ स्कूलिंग टू शो हाउ एजुकेटेड द पॉपुलेशन इज। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एवरेज लोग कहाँ तक पढ़ रहे हैं, कि सिर्फ 12th करके छोड़ रहे हैं, 10th करके छोड़ रहे हैं, या आगे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसको और आगे लेके जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एक देश कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, यानी वहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। एक देश आगे और पीछे वहाँ के लोगों से ही बनता है। ठीक है, अगला है इनकम, फोकस ऑन पर कैपिटा इनकम टू सी हाउ वेल ऑफ पीपल आर फाइनेंशियली, कि लोगों की फाइनेंशियल लाइफ कैसी है। देखो, लोगों की फाइनेंशियल लाइफ अगर वीक होगी ना, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि अच्छा हेल्थ केयर और अच्छा खाना पीना, रहना, स्कूल, पढ़ाई, ये सारी चीज़ें, तो जब तक आपकी इनकम अच्छी नहीं है, आप सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम बताते हैं, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट को तैयार करते हैं कि एक देश किन टर्म्स में आगे है, किन टर्म्स में पीछे है, और अच्छे से आगे समझते हैं। ठीक है,
ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन हिंदी वाले स्टूडेंट्स चाहते थे कि उनको हिंदी में पूरी PDF मिले, तो उनके लिए हिंदी में है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है, अब देखो अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, अब हम देखेंगे रियलिटी क्या है। ठीक है, फर्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसकी रियलिटी क्या है। सो सोशल मूवमेंट्स फॉर बेटर हेल्थ केयर हैव इम्प्रूव्ड एक्सेस टू हेल्थ सर्विस इन सम एरिया। जो सोशल मूवमेंट्स है ना, वो चाहते, उनसे क्या होता है कि उनकी डिमांड ये होती है, वो ये चाहते हैं कि कुछ एरियाज जहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे और अच्छी हो जाए। चैलेंजेस क्या आता है, डिस्पाइट इम्प्रूवमेंट देयर आर स्टिल लार्ज गैप्स इन हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर एक्सेस टू डॉक्टर्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज पुअर। ये कह रहे हैं चैलेंज क्या आता है कि इम्प्रूवमेंट होती है, ठीक है, अब डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, सरकार स्कीम भी चला रही है, सब कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके हैं और ऐसे गांव हैं जहाँ पे डॉक्टर को एक्सेस कर पाना, डॉक्टर का एक्सेस मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लीन वाटर नहीं मिलता है, सैनिटेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से पता है क्या होता है, मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनको लेबर पेन उठता है तो आसपास तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई मेडिकल शॉप, कोई डॉक्टर, कोई भी नहीं है, तो उनको शहर तक जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता, रास्ते में डिलीवरी होती है, और बहुत सारे केसेस में माँ या बच्चे किसी की जो हेल्थ है उसको खतरा होता है, या फिर हेल्थ के लाइफ को खतरा होता है। ठीक है, तो ये है रियलिटी हेल्थ के मामले में। तो यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए। ठीक है, तो ये हम कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं सोशल मूवमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। ठीक है, अगला है रियलिटी इन एजुकेशन। सो देखो, मूवमेंट लाइक दोज फॉर राइट टू एजुकेशन हैव लेड टू फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर। ये कह रहे हैं कि 14 साल तक के बच्चों के लिए जो पढ़ाई है उसको फ्री कर दिया गया राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन चैलेंज क्या है, the quality of education in many government school remain low with lack of teachers, infrastructure and learning material। ये कह रहे हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, अच्छे क्लीन वॉशरूम्स नहीं है, राइट, टॉयलेट्स नहीं है, और अच्छे टीचर्स नहीं है। अच्छे टीचर्स का मतलब टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स की कमी है कि टीचर बेचारा सबको पढ़ा रहा है तो ढंग से तो पढ़ा नहीं पाएगा। ठीक है, लर्निंग मटीरियल अच्छा नहीं है, तो क्या फ़ायदा अगर आप 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी कर रहे हो लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, बिल्डिंग टूटी फूटी है, डेंगू मलेरिया हो जाता है वहाँ पे, मच्छरों से गंदगी रहती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगला है रियलिटी इन इनकम, इनकम इनइक्वालिटी, सॉरी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, सो सोशल मूवमेंट स्पेशली दोस्त फॉर फार्मर्स एंड वर्कर्स राइट हैव फॉट फॉर बेटर वेजेस, फेयर प्राइस एंड लेबर प्रोटेक्शन। यहाँ पे हमने भी देखा था ना कि HDI के बेसिक में इनकम बहुत ज़रूरी होती है, तभी लोग चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। सो ये कह रहे हैं सोशल मूवमेंट क्या करते हैं, जो भी फार्मर्स और वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, इन सब के राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं ताकि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। ठीक है, इन लोगों को बेटर वेजेस मिले, फेयर प्राइस और लेबर प्रोटेक्शन हो, जिससे ये भी अपनी बेसिक चीज़ें खरीद पाए, ले पाए। ठीक है, ये रियलिटी थी इन सब की। ये अगेन हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। सोशल मूवमेंट हैव मेड एफर्ट टू रिड्यूस कास्ट बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटीज, पुशिंग फॉर इक्वल राइट्स, रिजर्वेशन एंड लॉ टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, बट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। ये कह रहे हैं भाई देखो, सोशल मूवमेंट्स होते हैं किसके लिए, कि जो कास्ट इनइक्वालिटी होती है जैसे दलित के साथ, और जेंडर इनइक्वालिटी होती है जैसे विमेंस के साथ, उन सबको खत्म किया जाए, जिससे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट अच्छी आए। लेकिन अगेन ये चीज़ें हमें सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर देखने को मिलती हैं। अगला है अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड। ये कह रहे हैं कि जो सिटीज़ है ना, वहाँ पे अच्छी हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं होती हैं। सिटीज़ टेंड टू हैव बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ वाइल रूरल एरियाज लैग बिहाइंड। ठीक है, गाँव पीछे रह जाते हैं, वहाँ पे नहीं होती है सारी अपॉर्चुनिटीज़, तो कैसे आगे बढ़ेंगे वो। अगला है रीजनल डिस्पैरिटीज़। Some states in India like Kerala have high HDI score due to better education, healthcare and income discrimination, while other like Bihar and Uttar Pradesh have lower HDI score। ये कह रहे हैं कि देखो, केरल की बात करें तो हेल्थ केयर में नंबर 1, एजुकेशन में नंबर 1, और इनकम इक्वालिटी भी है। साउथ के स्टेट्स में पता है क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो मदर टू मदर ट्रांसफ़र होती रहती है, मतलब मदर टू डॉटर ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे विमेंस को या दलित्स को लेके भी कुछ नहीं है कि उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही है, तो इसलिए आ गया है। और बिहार और यूपी जैसे जो देश हैं ये थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो यहाँ पे कास्ट, जेंडर, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई इतना सब ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आप पॉज कर लेना।
पढ़ लेना। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज नेटवर्किंग इन कॉपरेशन इन सोशल मूवमेंट्स। देखो एक बात बताती हूँ, मैंने बहुत बार बोला है आपसे कि आज के टाइम पे ना या तो आपको ऐसा खुद से बढ़ना पड़ेगा कि लोगों को अपना कोई भी काम, अच्छा और बड़ा काम कराने के लिए, ज़रूरी काम कराने के लिए ना आपसे लिंक बनाना पड़े, है ना। आपकी कॉल की ज़रूरत हो, आपके पास कॉल आए कि भैया ज़रा या बहन ज़रा बात कर लेना, है ना, ये काम हो जाए। या फिर तो आपको ऐसे लोगों के साथ लिंक बनाना पड़ेगा कि आप उनके कॉल पे अपना काम करा सको। तो यही है सोशल मूवमेंट्स के अंदर भी, अगर आप हज़ारों लोगों को लेके बैठ गए ना, आपकी अच्छी कोई कॉपरेशन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, आपकी किसी से जान पहचान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको आगे तक पहुंचना। वहीं आपकी जान पहचान है, अच्छे नेटवर्क्स हैं, बहुत आसानी से आप आगे पहुंच जाओगे, सक्सेसफुल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। यही अब इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग एंड कॉपरेशन इन सोशल मूवमेंट। फर्स्ट है व्हेन पीपल कम टुगेदर आर मैसेज में, ठीक है। सो व्हेन पीपल कम टुगेदर देयर वॉइस आर स्ट्रॉन्गर एंड दे कैन पुश फॉर चेंज मोर इफेक्टिवली। कह रहे हैं अगर लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी आवाज़ भी ज़्यादा होगी, तेज़ होगी, सरकार तक जल्दी जाएगी और चेंज जो बदलाव है वो जल्दी होगा। दूसरा, डिफरेंट ग्रुप कैन शेयर आइडियाज, स्ट्रैटेजीज एंड रिसोर्स टू स्ट्रेंथन द मूवमेंट। अलग अलग ग्रुप्स आएंगे तो अलग अलग आइडियाज़ होंगे, अलग अलग उनकी एक्सपर्टीज़ होंगी, है ना, अलग अलग स्ट्रैटेजी, रिसोर्सेज सब अपने लेके आएंगे, तो मूवमेंट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मान लो कोई एक ग्रुप है, उनकी पुलिस से अच्छी जान पहचान है तो वहाँ से सपोर्ट मिल सकता है। एक ग्रुप है, उनकी एनजीओ से ज़्यादा जान पहचान है, वहाँ से सपोर्ट मिल गया। एक आपका थोड़ा पॉलिटिशियंस को जानते हैं तो वहाँ से तो और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। तो इससे आपको जो मूवमेंट है ना वो जल्दी पहुँच जाएगा आगे, ठीक है। अगला है networking helps spread the message to more people including those in different regions communities। ये कह रहे हैं कि अगर नेटवर्क्स अच्छे हैं ना तो आप अपनी बात को और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। आज के टाइम पे सोशल मीडिया से बड़ा क्या ही एग्जाम्पल होगा, घर बैठे बैठे किसी भी मैसेज को कहीं भी अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। मैं कह रही हूँ आप आज के टाइम पे ना घर बैठे बैठे अपने रूम पे, अपनी रूफ मतलब छत पे बैठे बैठे बहुत आसानी से कोई भी मूवमेंट चला सकते हो। ऑनलाइन मूवमेंट चलते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल मूवमेंट चलते हैं। कोई धरने पे नहीं बैठना, कोई खाना पीना नहीं छोड़ना, आप फ़ोन पे मूवमेंट चला सकते हो। ये सब नेटवर्किंग का कमाल है, ठीक है। अगला है कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप शोज यूनिटी विच इज पावरफुल इन कन्विंसिंग अदर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टू लिसन। कह रहे हैं कि जब आप अलग अलग ग्रुप के साथ कॉपरेट करते हो, जब यूनिटी होती है, एकता होती है ना, तो आप इतने पावरफुल बन जाते हो और आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से किसी को भी कन्विंस कर लेते हैं। उसके बाद सरकार को भी आपकी सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। अगला है वर्किंग टुगेदर हेल्प कीप द मूवमेंट गोइंग इवन व्हेन इट फेस चैलेंज। अगर आप एक साथ मिलके काम करोगे तो इवन आपके सामने कितनी भी चैलेंजेस हैं आप उसको क्रॉस कर दोगे और आगे चले जाओगे। इन शॉर्ट, नेटवर्किंग एंड कॉपरेशन हेल्प सोशल मूवमेंट्स टू ग्रो, गेन अटेंशन एंड क्रिएट रियल चेंज इन इंडिया। ये कह रहे हैं इन शॉर्ट में नेटवर्किंग और कॉपरेशन हेल्प करता है किसी भी सोशल मूवमेंट को ग्रो करने के लिए, लोगों की अटेंशन पाने के लिए और एक इंडिया के अंदर एक असली एक रियल चेंज लाने के लिए, ठीक है। मान लो आप अच्छा एक एग्जांपल ले लो, मान लो आप सोशल मूवमेंट कर रहे हो, आम लोगों को लेके बैठे हुए हो, आपकी कोई नहीं सुन रहा है, वहीं पे आप किसी बड़े से सेलिब्रिटी को ले आओ, कोई क्रिकेटर को ले आओ या कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो शायद हो, जो सबका फेवरेट हो, उसको ले आओ, तो सारी मीडिया कवरेज मिल जाएगी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, हर कोई आपका जो मूवमेंट है हर जगह पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्किंग और कॉपरेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब चेंजिंग स्टेटस ऑफ मार्केट एंड इट्स रेलिवेंस टू सोशल मूवमेंट। देखो ये कह रहे हैं कि बाजार कैसे बदलता रहा है आज़ादी से पहले, आज़ादी के टाइम पे, आज़ादी के बाद और अभी, क्या जो हमारा मार्केट क्या जो हमारी मार्केट है उसका स्टेटस क्या है, कैसे वो चेंज हो रहा है और सोशल मूवमेंट और मार्केट का आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है। चेंजिंग स्टेटस ऑफ मार्केट इन इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले द मार्केट वॉज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज फोकस्ड ऑन एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। कह रहे हैं आज़ादी से पहले यानी कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे जो हमारी मार्केट थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी और वो फोकस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है उसको वो एक्सपोर्ट करे, यानी यहाँ पे फोर्सफुली इंडिगो की खेती करवाएं, जूट की, कॉटन की, कॉफ़ी की, टी की, इन सब की खेती करवाएं, इनको भेज दें कहाँ, एक्सपोर्ट कर दें रॉ मटेरियल को अपने देश में
और वहाँ पे जब वो फिनिश्ड गुड बन जाए, यानी यहाँ से कॉटन भेजी, वहाँ से कपड़ा जब बन जाए तो उसको फिर इम्पोर्ट करा लो और हमारी रॉ मटेरियल का बनाया हुआ सामान हमें 3 या 4 गुना रेट में बेचना। ठीक है, ये मार्केट था कैसे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, 1947 से 1990 तक का पीरियड। इंडिया अडॉप्टेड अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। अब जो सरकार है वो अपने हाथ में मार्केट ले लेती है स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस के साथ। द स्टेट प्लेड अ डोमिनेंट रोल थ्रू द लाइसेंस राज। अब एक लाइसेंस राज आ जाता है, मतलब कंट्रोलिंग की इंडस्ट्री एंड लिमिटिंग प्राइवेट बिजनेस ग्रोथ। जो सरकार होती है वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेती है, प्राइवेट बिजनेस को कम कर देती है। ठीक है, उनको जो उनकी बिजनेस ग्रोथ है उसको लिमिट कर देती है। कैसे, रूल्स रेगुलेशंस लगा के। और लाइसेंस राज, यानी कि जिसके पास लाइसेंस होगा वही अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाएगा, वही काम कर पाएगा। जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर आपने लाइसेंस ले भी लिया तो आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस इन सब के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। ये मार्केट थी कब, 1947 से 1990। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं और इंडिया शिफ्ट हो जाता है लिबरलाइजेशन की तरफ। यहाँ पे जो मार्केट है उसको खोल दिया जाता है, स्टेट का जो कंट्रोल है उसको कम कर दिया जाता है, प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता है और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, 1991 में क्या होता है, ड्यू टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया शिफ्टेड टू लिबरलाइजेशन। द मार्केट वाज ओपनड अप, रिड्यूसिंग स्टेट कंट्रोल, एनकरेजिंग प्राइवेट बिजनेस एंड इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ आया, आजादी से पहले का मार्केट, आजादी के टाइम का मार्केट और 1991 का मार्केट। अब पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी 2000 से और अब तक का जो मार्केट है। सो द प्राइवेट सेक्टर ग्रू रेपिडली इन एरियाज लाइक आईटी, टेलीकॉम एंड ई कॉमर्स। देखो हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आईटी के सेक्टर में, टेलीकॉम में, ई कॉमर्स में। द स्टेट मूव फ्रॉम ऑपरेटर टू रेगुलेटर। अब उस टाइम पे जो स्टेट जो ऑपरेटर था सब कुछ खुद चला रहा था, अब वो एक रेगुलेटर बन गया है, सब नजर वजर रखता है। ठीक है, और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है ना, जैसे कि जो स्टार्टअप्स हैं वो भी बूस्ट हो रहे हैं। आज के टाइम पे जो स्टेट है वो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है अगर आपको स्टार्टअप करते हो। ठीक है, साथ में पब्लिक प्राइवेट दोनों चीजें मिलकर काम कर रही हैं। कह सकते हो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्सचर है, क्योंकि देखो अगर हमें प्राइवेट बसेस जैसी कि लक्ष्मी हॉलीडेज देखने को मिल रही है तो वहाँ पे हमें डीटीसी भी देखने को मिल रही है। अगर हमें गवर्नमेंट स्कूल देखने को मिल रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने को मिल रहे हैं, तो हमें प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल्स भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल मूवमेंट का क्या रिश्ता है मार्केट के साथ। सोशल मूवमेंट्स आर कलेक्टिव एक्शंस बाय पीपल और ग्रुप डिमांडिंग चेंजेस रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इशू। कह रहे हैं सोशल मूवमेंट का मतलब होता है जब एक पूरा ग्रुप कलेक्टिव एक्शन लेता है, एक साथ मिलके किसी इशू के ऊपर आवाज उठाता है। वो कोई भी हो सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, कोई भी इशू हो सकता है। ठीक है, सो मूवमेंट्स लाइक दोस्त जैसे कि फार्मर्स राइट के मूवमेंट हो गया, लेबर राइट्स का मूवमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वालिटी, इन सभी के लिए ना सोशल मूवमेंट्स किए जाते हैं। मान लो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेबर्स के साथ, तो उनको भी तो कुछ राइट्स मिलने चाहिए, तो उसके लिए सोशल मूवमेंट्स होते हैं जिसमें लोग आवाज़ उठाते हैं कि भाई प्राइवेटाइजेशन हो चाहे कुछ भी हो, लेबर्स के पास अपने कुछ राइट्स होने चाहिए। ठीक है, अगला है हाउ दे इंटरेक्ट, कैसे मार्केट और सोशल मूवमेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सोशल मूवमेंट प्रेशर द स्टेट टू चेंज लॉ और पॉलिसीज टू मेक द मार्केट मोर फेयर एंड इंक्लूसिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉज, एनवायरमेंटल रेगुलेशन, ये सब कह रहे हैं। जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं ना वो प्रेशराइज करते हैं स्टेट को कि भाई जो भी तुमने लॉ या पॉलिसी बनाई है उसको चेंज करो या रिफॉर्म करो जो कि ज़्यादा फेयर है। ठीक है, sometimes the state supports social movement to ensure that the market grows responsibly and benefit all sections of society. The market can drive economic growth, but unchecked market practice can lead to inequality which fuels social movement. ये कह रहे हैं सोशल मूवमेंट्स का काम है कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना जो आवाज़ नहीं उठा सकते। मान लो सोशल मूवमेंट प्रेशराइज कर रही है स्टेट को कि भाई ये जितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं यहाँ पे लोगों से ज़्यादा टाइम तक काम कराया जा रहा है, इनको बेटर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, फेयर प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इन सब के लिए क्या करते हैं, सोशल मूवमेंट में आवाज़ उठाते हैं। फिर सरकार क्या करती है, इनके रिगार्डिंग लॉ या पॉलिसीज़ बनाती है। साथ में सोशल मूवमेंट एनवायरमेंटल कैसे होते हैं, देखो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वो अपने फ़ायदे के लिए फॉरेस्ट वगैरह और जो हमारे अच्छे अच्छे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको काट देते हैं। ठीक है, तो सोशल मूवमेंट से आवाज़ उठाई जाती है कि डेवलपमेंट के लिए या अपने पर्सनल फायदे के लिए हमारे एनवायरनमेंट को खतरा मत पहुंचाओ। है ना, तो ऐसे तो मूवमेंट से ही क्या करते हैं, स्टेट को प्रेशराइज करते हैं और फिर स्टेट भी इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है।
कि मार्केट को इस तरीके से ग्रो करो कि जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के अंदर सबका भला हो। नहीं होता तो फिर हमें सोशल मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कमेंट ऑन अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या उनकी सीमाएं हैं, उस पर बात करते हैं। पहले अचीवमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट है एम्पावरमेंट ऑफ दलित। सो बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी गेव अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइस टू दलित एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी फाइटिंग फॉर द राइट एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी है उसने पार्टी ने दलितों को एक आवाज दी है, एक वॉइस दी है ना, जिससे कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, पॉलिटिक्स में अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए आवाज उठा सकें, फाइट कर सकें। दूसरा है मायावती लीडरशिप। देखो ये बहुत अहम नाम है। ठीक है, मायावती बिकेम द फर्स्ट फीमेल दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश विच वॉज अ मेजर माइलस्टोन फॉर दलित एम्पावरमेंट। यहाँ पे बात चल रही थी दलितों को ऊपर उठाने की, लेकिन एक विमेन जो कि दलित है और विमेन है, ठीक है, फीमेल है, वो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, उसकी चीफ मिनिस्टर बनती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी सभी दलित के लिए और बीएसपी के लिए, काफी बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, अगला है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। BSP successfully mobilized the Dalits and lower caste to form a strong political base influencing policies on social justice and reservation। कह रहे हैं जो BSP है उसने सक्सेसफुली क्या किया, जितने भी दलित हैं और लोअर कास्ट हैं उन सबको मोबिलाइज करा और अपना जो वोट बैंक है उसको अच्छा बनाया, उनको प्रॉमिस करके कि हम न्याय लेके आएंगे और आपको रिजर्वेशंस देंगे। ठीक है, अगला है गवर्नेंस इन उत्तर प्रदेश। सो बीएसपी हैज लेड द यूपी गवर्नमेंट मल्टीपल टाइम्स इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर रिफॉर्म। ये कह रहे हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बार बनी है और जितनी बार भी बनी है दलित के लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आई है, काफ़ी सारे लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म किया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाई और इनको अपलिफ्ट ही किया है। तो ये सब अचीवमेंट्स रही हैं किसकी, बहुजन समाज पार्टी की। अब लिमिटेशन, सीमाएं क्या रही हैं। पहला नैरो वोटर बेस, क्योंकि भाई देखो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है तो आपने जो अपना वोट बैंक है वो पहले ही कम कर लिया कि आप सिर्फ दलित से ही अपील करेंगे। सो बीएसपी अपील इज प्राइमरली अमंग दलित एंड अ फ्यू अदर कास्ट एंड लिमिटिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अमंग डाइवर्स कम्युनिटी। देखो भारत में ना डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन, रीजन, कास्ट के लोग रहते हैं और जब आप इतने सबको छोड़ के सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट को लेते हो तो वहाँ पे आपका जो वोट बैंक है वो सीमित हो जाता है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ। अगला है डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी। सो इन रिसेंट ईयर्स बीएसपी इलेक्टोरल performance has weakened, especially after 2014, losing ground to other parties like the BJP and SP। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से 2014 में हारने के बाद से इनका जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है, इनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ठीक है, थोड़ा पीछे रह गए हैं ये। अगला है लैक ऑफ एक्सपेंशन। इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो काफ़ी स्ट्रांग रहे लेकिन बाहर ये ज़्यादा नहीं बढ़ा पाए, अपनी जो इनकी लिमिटेशन, जो सीमाएं हैं ना, उनको ये ब्रॉडर नहीं कर पाए। सो डिस्पाइट बीइंग स्ट्रांग इन यूपी, बीएसपी स्ट्रगल टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस आउटसाइड द स्टेट विद लिमिटेड सक्सेस इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है इंटरनल लीडरशिप इशू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, द पार्टी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मायावतीज लीडरशिप। देखो पार्टी ना मायावती की जो लीडरशिप है उस पर हाईली डिपेंडेंट थी। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि कोई भी सेकंड लीडर नहीं था, सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं थी इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर। यानी कि इनकेस अगर मायावती को कुछ हो जाता है या फिर वो पार्टी छोड़ देती हैं, कोई भी रीज़न होता है, तो कोई सेकंड एक इंसान नहीं था, कोई एक ऐसा दूसरा चेहरा नहीं था जिसको देख के आप वोट दे सकते हो, जिस पर जो दलित हैं वो विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इंटरनल कॉस्ट थे जिसकी वजह से भी पार्टी पीछे रह गई। ठीक है, ये कुछ थी अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशन किसकी, बहुजन समाज पार्टी। आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज सबाल्टन स्टडी, हाउ एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इंडियन सोसाइटी। मैं देखो सबाल्टन स्टडी क्या होती है और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी को, हमारे समाज को जानने के लिए हम ये तरीका क्यों अपनाते हैं। ठीक है, Subaltern study refers to a field of research that focus on the history, voice and experience of marginalized or oppressed group, especially those who have been left out। ये कह रहे हैं सबाल्टर्न स्टडी के अंदर हम क्या करते हैं, हम ऐसे समाज के वर्ग के ऊपर फोकस करते हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जो कि पीछे रह गए हैं, जिनको बहुत ज़्यादा नीचे रखा गया है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं।
The term subaltern itself means of lower rank and it is used to describe people who are socially, politically or economically outside the power structure of society. Subaltern का मतलब होता है lower rank, यानी कि जो socially, politically, economically नीचे रह गए हैं लोग, उन्हें ऊपर उठाने के लिए ये आवाज उठाते हैं. ठीक है. बेसिकली एक तरीका है समाज को देखने का. मार्क्सिस्ट जैसे अपने तरीके से देखते हैं ना, हम अपने तरीके से देखते हैं, कंजर्वेटिव अपने तरीके से, तो ये भी एक तरीका ही है, एक तरीके की स्टडी है जिससे हम भारतीय समाज को पढ़ते हैं. पहला है फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड, यानी कि इट एम्स टू स्टडी द हिस्ट्री एंड लाइफ ऑफ पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ एलीट और रूलिंग क्लास लाइक पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्राइबल ग्रुप्स एंड विमेन. इनका फोकस होता है पीजेंट्स पे, वर्कर पे, ट्राइबल ग्रुप और विमेन्स पे, इन सब पे, दलित्स पे, ना कि जो एलीट क्लास रही है उन पे. अगला है चैलेंजिंग मेन स्ट्रीम हिस्ट्री. इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और डोमिनेंट सोशल ग्रुप. ये चैलेंज करते हैं उन सभी लोगों को जो हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और लोअर रैंक के वालों, जो लोअर रैंक पे हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं. अगला है व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इंडियन सोसाइटी थ्रू सबल्टन स्टडीज. क्यों ज़रूरी है इस तरीके से पढ़ना. पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वॉइसलेस, क्योंकि ये उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं जो अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाते. इट ब्रिंग्स अटेंशन टू ग्रुप दैट आर ऑफन इग्नोर्ड इन मेन स्ट्रीम हिस्ट्री सच एज लोअर कास्ट, विमेन एंड ट्राइबल कम्युनिटीज़. ठीक है, जो विमेन है, लोअर कास्ट है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो ये अच्छा तरीका है. दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म. ये हमें जो कॉलोनियलिज्म था उसके अंदर जो लोकल लोग थे, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी कैसी लाइफ रही वो हमें बताता है. इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ऑन ऑर्डिनरी पीपल. तीसरा है क्रिटिकल ऑफ एलिटिज्म, यानी कि जो एलिट वर्ग है ना समाज का, उच्च वर्ग है, ये उसके खिलाफ है. So it questioned the elitist perspective that dominate Indian history and literature, showing that history is not just about kings and empires and leaders, but also about everyday people. ये कहते हैं कि हम क्यों सिर्फ राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ें अकबर कैसे सोता था, कहाँ घूमता था, क्या पढ़ता था, क्या खाता था, कैसे युद्ध करता था. हमें ये भी तो देखना चाहिए कि वहाँ पे जो कॉमन लोग थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो कैसे रहते थे, उनकी अर्निंग कैसे होती थी, क्या उनके बच्चे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, वो लोग कैसे अपने आप को ग्रो कर रहे थे, कैसे सर्वाइव कर रहे थे, क्या उनके पास राइट्स थे. तो ये कहते हैं एवरीडे जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके बारे में पढ़ना चाहिए हमें, क्यों हमेशा हम किंग्स, एम्पायर्स, लीडर्स के बारे में पढ़ें. ठीक है. अगला है इंसाइट इनटू सोशल इनइक्वालिटी. इट गिव्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज इन इंडियन सोसाइटी. बेसिक कह रहे कि हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि जो कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन को लेकर इनइक्वालिटीज होती हैं वो क्यों होती हैं समाज में. अगला है री राइटिंग हिस्ट्री. इट एनकरेज री राइटिंग हिस्ट्री टू इंक्लूड डाइवर्स पर्सपेक्टिव, मेकिंग इट मोर इंक्लूसिव एंड एक्यूरेट. कहते हैं कि तुम हिस्ट्री को री राइट करो, अपने हिसाब से लिखो. इन शॉर्ट, सबल्टन स्टडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एलीट टू द कॉमन पीपल, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी इन अ मोर होलिस्टिक वे. कह रहे हैं ये हमें एक नया और काफ़ी बहुत अच्छा तरीका बताते हैं जिससे कि हम समाज को देख सकते हैं. सिर्फ एलीट वर्ग को ना देख के जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनको भी देख के हम समाज को समझ सकते हैं, कैसी लाइफ लोगों की रही है, क्या राइट्स रही हैं, अब क्या है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया और अब आप शेयर करने वाले हो. ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन बी स्टडी योर टेक.